हेलो स्टूडेंट्स, फिफ्थ चैप्टर में मैंने आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक मैंने होमवर्क दिए थे और बच्चों के छोटे मोटे डाउट्स थे जो कि फ़ोन पे ही मैंने सॉल्व कर दिए थे। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से, क्योंकि 13 तक तो मैं होमवर्क दे चुका था, तो 14 से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। और आज की क्लास में जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे ये सारे के सारे स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, तो ध्यान से देखना। तो स्टार्टिंग करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14 से। यहाँ पे हमें कहा गया कि इफ़ x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इज इक्वल्स टू 0, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है यहाँ पे, और ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भाई स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, लिखते हैं भाई सॉल्यूशन। और सबसे पहले उसने जो इक्वेशन दी थी मैं उस इक्वेशन को यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन मुझे यहाँ पे गिवन थी और मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करके dy बाई डी एक्स लेके आना है, dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या प्रूव करनी है? -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मुझे जो है यहाँ पे निकाल के दिखानी पड़ेगी। तो भाई सबसे पहला काम मैं यहाँ पे ये करूँगा कि मेरे पास दो अलग अलग टर्म्स है, एक ये टर्म है और एक ये वाली टर्म है पूरी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाली टर्म को तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखूँगा, इस वाली टर्म को तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखूँगा, और ये वाली जो टर्म है इसको मैं अपोजिट साइड ले जाऊँगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, -y अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये वाली जो टर्म थी सेकंड टर्म, इसको मैं अपोजिट साइड ले गया, तो हमारा जो साइन था वो चेंज हो गया। आगे क्या करना है भाई, आगे यहाँ पे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, SBS। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पे x अंडर रूट 1 प्लस वाई का होल स्क्वेयर हो जाएगा। ऐसे ही -y अंडर रूट 1 प्लस एक्स का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो x है ये x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस वाई के ऊपर भी यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से, इक्वल्स टू -y का भी अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो वो पॉजिटिव y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हट जाएगा, माइनस का स्क्वायर करूँगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो -y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे ही अंडर रूट 1 प्लस एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर करूँगा तो वो इस तरीके से मेरे पास आएगा। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर से रूट है ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी वो क्या बचेंगी, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई बचेगा यहाँ पे, और इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये टर्म्स हमारे सामने आएंगी। अब एक काम करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर ही आएगा, प्लस एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई आएगा। ऐसे ही अपोजिट साइड में भी ये वाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर ही आएगा, और वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्या आएगा, वाई स्क्वायर एक्स आ जाएगा हमारे पास। अब एक काम करेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये तो इधर ही रहेगा, ये वाला एक्स स्क्वायर तो इधर ही रहेगा, ये जो वाई स्क्वायर था ये इधर आके इस तरीके से माइनस हो जाएगा, और ये जो एक्स स्क्वायर वाई है ये अपोजिट साइड में जाके माइनस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये जो वाई स्क्वायर एक्स था ये तो एज इट इज़ रहेगा वाई स्क्वायर एक्स, और ये वाला एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे आके माइनस हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो मैंने ये वाले एक्स स्क्वायर को तो छेड़ा ही नहीं, है तो एज इट इज़ है, ये वाई स्क्वायर इधर आके माइनस हुआ, और ये वाला वाई स्क्वायर एक्स एज इट इज़ है, ये एक्स स्क्वायर वाई उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, ये टर्म्स आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आ जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू भाई ये जो दोनों टर्म्स है इसमें से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, अगर मैं एक्स वाई कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे y माइनस एक्स बचेगा, y माइनस एक्स। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे y माइनस एक्स है जबकि अपोजिट साइड पे x माइनस वाई है, मतलब ये टर्म्स है ना उल्टी है, आगे पीछे है। मतलब यहाँ पे x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, जबकि यहाँ पे y पॉजिटिव है x नेगेटिव है। तो मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम लोग, एज इट इज़ रहेगा। और इस वाले ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बाहर हो जाएगा माइनस एक्स वाई, और अंदर जो टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास टर्म्स आएंगी। अब ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो x माइनस वाई था इस वाले x माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। तो हमारे पास अब क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है टर्म्स निकल करके आएंगी। अब हमें निकालना क्या था, हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स निकालना था, और वो जो dy बाई डी एक्स है वो इन टर्म्स ऑफ x आ रहा है। देखो ध्यान से, जो मेरा आंसर आएगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो x की टर्म्स में होगा। तो एक काम करेंगे, ध्यान से देखना, ये x प्लस वाई एज इट इज़, और ये जो टर्म है ये इधर आके प्लस हो जाएगी इस तरीके से। इसको मैंने यहाँ पे आके ऐसे मैंने प्लस कर दिया इसको। ठीक है, प्लस में लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो y प्लस एक्स वाई है इसको तो मैंने इधर ही रखा, ये वाला जो x था ये अपोजिट साइड में जाके माइनस कर दूंगा मैं, ये अपोजिट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, और इन दोनों में से y कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स बच जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू माइनस एक्स आ गया यहाँ पे। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स अपॉन ये 1 प्लस एक्स उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकाल ली हमने। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास y की वैल्यू अवेलेबल है, देखो ध्यान से, y की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इसके थ्रू मैं dy बाई डी एक्स निकाल सकता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा भाई, p बाई क्यू की फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऊपर एज इट इज, और जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव आएगा मल्टीप्लीकेशन में, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये इस तरीके से टर्म्स आएंगी हमारे पास। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 1 प्लस एक्स तो एज इट इज आएगा यहाँ पे, और बाहर माइनस भी था तो मैं यहाँ पे माइनस लगा के ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, बाहर माइनस भी तो था तो ये माइनस लगा दिया, और यहाँ पे ब्रैकेट, ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद ये वाला माइनस एज इट इज़, ये वाला माइनस एज इट इज़, ये माइनस एक्स भी एज इट इज़, और 1 प्लस एक्स का जब मैं डेरिवेटिव करूँगा तो वो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 आएगा। ठीक है, तो वो 1 आएगा यहाँ पे, इस तरीके से मैंने लिख दिया। और डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़ ही रहेगा। आगे देखते हैं भाई, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस तो बाहर एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे ब्रैकेट को, तो ये माइनस 1 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 1 माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा हमारे पास। आगे देखते हैं भाई, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये बाहर जो माइनस है ये तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म हमारे पास आ गई, ये टर्म हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर हुई है। हाँ, यहाँ पे मैंने देखो गलती क्या कर दी, मैंने ये जो माइनस था ये बाहर लेना था ना, इस तरीके से ये ब्रैकेट आना था यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से, तो मैंने ये माइनस एक्स यहाँ पे ले लिया, जबकि ये माइनस एक्स नहीं है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव 1 आना चाहिए था। अगर ये पॉजिटिव 1 आएगा तो ये हमारा इसी तरीके से रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यहाँ पे भी माइनस नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे भी माइनस नहीं आना चाहिए था, तो ये माइनस एक्स होगा और ये प्लस एक्स होगा। ठीक है, तो ये कट जाएंगे ऐसे, और ये एंड में हमारे पास क्या होगा, ये वाला माइनस हटा देते हैं, बाहर माइनस लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। एक बार दोबारा बताता हूँ गलती कहाँ पे हुई। ये जो माइनस था ये इस तरीके से ब्रैकेट के बाहर लेना था मुझे, जबकि मैंने जब सॉल्व किया तो मैंने क्या कर दिया था, मैंने माइनस एक्स यहाँ पे जहाँ पे मैंने एक्स लिखा था उसके साथ मैंने माइनस लगा दिया था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, उसकी वजह से गलती हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस नहीं आना था। ठीक है, तो आप दोबारा सॉल्व करना है इसको, एक बार समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पे। बाकी ये जो माइनस था ये ब्रैकेट के बाहर ही चलता रहेगा इस तरीके से अंत तक। ठीक है, लास्ट मोमेंट तक ये इस तरीके से ब्रैकेट के बाहर ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14
और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ऑलरेडी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं भाई क्या क्या बातें हमें कही गई हैं। यहाँ पे भी हमें एक इक्वेशन दी गई है। यहाँ पे बोला गया कि इफ़ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, प्रूव दैट दिस होल टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म इज अ कांस्टेंट। ये जो टर्म है इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। दिस टर्म इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब ये जो टर्म है इसको सॉल्व करने पे कांस्टेंट तो आएगा, लेकिन इसमें ए या बी नहीं होगा, ना ए होगा ना ही बी होगा, ठीक है। दोबारा से एक बार बताता हूँ, उसने एक इक्वेशन दी हमको, ये एक इक्वेशन थी और उसने कहा कि प्रूफ करो कि ये जो टर्म है इसको सॉल्व करने पे एक कांस्टेंट नंबर आएगा, एक कांस्टेंट आएगा मतलब, और ये जो कांस्टेंट होगा ना ये ए या बी के अलावा कुछ और होगा, ठीक है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब यहाँ पे ए और बी नहीं होना चाहिए। इस पूरी टर्म को सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा उसमें ए या बी नहीं होना चाहिए, और वो जो आंसर होगा वो एक कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है कि भाई ये जो चीज़ हमें प्रूव करनी है, यहाँ पे हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी। डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें डेरिवेटिव सबसे पहले करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन सबसे पहले करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। और जो इक्वेशन हमें गिवन थी एक बार हम उसको नोट कर लेंगे, यहाँ पे इक्वेशन को नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे x माइनस ए का होल स्क्वायर था प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर था और इक्वल्स टू में था सी स्क्वायर। तो मुझे तो भाई डिफ्रेंशिएशन करना है अभी, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो बोथ साइड्स हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे x माइनस ए का होल स्क्वायर है, ये पूरा x है, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है। ये पूरा x है भाई, तो x की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, मतलब 2 माइनस वन, तो 1 ही आएगा ना, इसलिए लिखा नहीं है मैंने। और फिर ये जो x है इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में, तो भाई x माइनस ए का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ही आएगा ना, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा, a का डेरिवेटिव 0 होगा, a एक कांस्टेंट है तो वो लिखने की जरूरत है नहीं। फिर ये प्लस एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे भी सेम बात, ये पूरा x है और इसका यहाँ पे n जो है वो 2 है, तो x की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है। और फिर यहाँ पे x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो y का डेरिवेटिव तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और b का डेरिवेटिव 0 होगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल्स टू में सी स्क्वायर का डेरिवेटिव तो भाई 0 होगा, c हमारा एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव 0 होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं था। आगे देखते हैं भाई, आगे ये जो 2 इंटू वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स है, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इक्वल्स टू ये वाली टर्म को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये जो -2x माइनस ए अपॉन ये जो टर्म है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी 2y माइनस बी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा भाई, देखो ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स ये माइनस एज इट इज़ रहेगा बाहर, और यहाँ पे आएगा x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, तो ये तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब जो चीज़ मुझे प्रूव करनी है, जो टर्म मुझे प्रूव करनी है, यहाँ पे मुझे डी वाई बाई डी एक्स का ना होल स्क्वायर भी चाहिए। तो एक काम करते हैं, साथ साथ यहाँ पे होल स्क्वायर भी लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, होल स्क्वायर भी लिख देते हैं। तो भाई जब मैं इसका होल स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का जब मैं होल स्क्वायर करूँगा तो ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म मेरे पास आएगी, ठीक है, ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, ये चीज़ आएगी। अब भाई ये जो टर्म है इसके अंदर मुझे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी तो चाहिए, इसका मतलब मुझे यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये रहा, मुझे इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो भाई करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को एक बार दोबारा लिख देता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू थी। तो अब मैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालूंगा, ध्यान से देखना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस है ये तो एज इट इज़ बाहर रहेगा, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूंगा,
ठीक है। और अब मैं बाकी डिफ्रेंशिएशन करूंगा इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लग जाएगा। तो भाई यहाँ पे p/q की फॉर्म में हमें डाटा गिवन है तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में न्यूमिरेटर का हमारे पास क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज होगा, और मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, और ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। उसके बाद भाई ये जो d2y/dx² है इक्वल्स टू में क्या आएगा, माइनस ये एज इट इज चलेगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर में तो भाई कोई चेंज नहीं आएगा, y - b का होल स्क्वायर एज इट इज ही रहेगा यहाँ पे। न्यूमिनेटर में क्या होगा भाई, ये y - b तो एज इट इज रहेगा, और x - a का जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, a का डेरिवेटिव 0 होगा, तो 1 - 0 1 ही रहेगा ये, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस एज इट इज रहेगा, x - a भी एज इट इज रहेगा, y - b का जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx, और b का डेरिवेटिव 0 होगा, वो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये टर्म आएगी। आगे करते हैं भाई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा बहुत, और तो d2y/dx² एज इट इज इक्वल्स टू, माइनस भी जो बाहर था वो एज इट इज ही रहेगा। अब देखते हैं भाई डिनोमिनेटर में, तो भाई फिर से वही बात है कि चेंज नहीं होगा कोई भी, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में y - b का होल स्क्वायर एज इट इज ही रहेगा, न्यूमिनेटर में यहाँ पे y - b एज इट इज रहेगा, y - b ये वाली टर्म, और माइनस यहाँ पे x - a, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में dy/dx था, तो dy/dx की वैल्यू तो हमें पता है, ये रही dy/dx की वैल्यू, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे dy/dx की वैल्यू, तो यहाँ से मैं ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा ये dy/dx की जगह, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस x - a अपॉन y - b, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे आ गई इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो इसको अभी हम नेक्स्ट स्टेप में और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, ज़्यादा छेड़छाड़ अभी नहीं करेंगे, ठीक है। ये पूरा ऐसे मल्टीप्लिकेशन में, ये दोनों टर्म आपस में ऐसे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं भाई अगले स्टेप में d2y/dx² निकालेंगे, माइनस जो बाहर था ये तो एज इट इज ही रहेगा। अब भाई न्यूमिनेटर में देखो y - b तो एज इट इज यहाँ पे, माइनस, अब एक चीज़ देखना, ये वाली टर्म इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x - a इंटू x - a क्या हो जाएगा, x - a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे y - b था तो वो y - b एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद भाई डिनोमिनेटर में हमारे पास ये जो y - b का होल स्क्वायर था इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये वाला y - b का होल स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे आ गया। आगे देखना भाई अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली टर्म्स हैं इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे। तो देखो ध्यान से, d2y/dx² इक्वल्स टू, ये माइनस तो एज इट इज आएगा। अब देखो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, एलसीएम हमारा क्या आएगा, y - b, तो y - b इंटू y - b का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ पे क्या आ गया, x - a का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे हमारे पास। और ये जो डिनोमिनेटर में y - b था, y - b का होल स्क्वायर, सॉरी ये वाला, ये हम रेसिप्रोकल कर देंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, और जब ये रेसिप्रोकल होगा तो 1 ऊपर आ जाएगा, और y - b का होल स्क्वायर जो है वो इस तरीके से नीचे आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। देखो मैं नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाता हूँ, d2y/dx² इक्वल्स टू, माइनस तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे y - b का होल स्क्वायर प्लस x - a का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय देखो क्या हो जाएगा, अब y - b इंटू y - b का होल स्क्वायर, तो y - b का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, y - b का होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आएगी। आगे देखते हैं भाई, आगे अब क्या करना है भाई, तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये जो y - b का होल स्क्वायर प्लस x - a का होल स्क्वायर है ना, इसकी जगह ये जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन थी इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो y - b का होल स्क्वायर प्लस x - a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, c स्क्वायर। इसका मतलब मैं यहाँ पे इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख सकता हूँ, c स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। y - b का होल स्क्वायर प्लस x - a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, c स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन था, देखो ध्यान से, तो ये न्यूमिनेटर की जगह पूरी टर्म की जगह क्या आ जाएगा, c स्क्वायर। तो d2y/dx² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस
ब्रैकेट क्लोज, सी स्क्वेयर, यहाँ पे सी स्क्वेयर आ गया, डिनोमिनेटर में y माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, ये टर्म हमारे पास आ गई, ठीक है, ये आ गया डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। अब भाई हमें जो प्रूफ करना था वो क्या करना था, अब उसकी तरफ थोड़ा सा फोकस करेंगे। हमें प्रूफ करना था कि ये जो टर्म है ना, इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो एक कांस्टेंट होगा और वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी होगा, मतलब वहां पे जो आंसर होगा वो कांस्टेंट होगा लेकिन ए और बी नहीं होगा, ठीक है, ए और बी उसमें नहीं होगा। तो भाई अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कि मुझे प्रूफ क्या करना है। मुझे प्रूफ करना है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर, और इस पूरे की पावर जो है वो 3/2 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या था, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज सब्सटीट्यूट करूँगा, तो ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे, ये 1 तो एज इट इज़ रहेगा, और प्लस जो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर है वो तो मैंने यहाँ पे निकाला था, देखो ये रहा, ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे हम लोग। तो सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे x माइनस ए का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय y माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स के होल स्क्वेयर की वैल्यू मैंने यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दी, डिवाइडेड बाय, अब पहले तो इस पूरे की पावर 3/2 थी, वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे 3/2, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय हमारे पास डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर चाहिए हमको, तो ये हमने यहाँ पे निकाला था डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में इस तरीके से डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की ये वाली वैल्यू एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। अब भाई हमें इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और आंसर लेके आना है। तो देखो भाई न्यूमरेटर में सबसे पहले यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा, ठीक है, एलसीएम लूँगा यहाँ पे, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास न्यूमरेटर में, y माइनस बी का होल स्क्वायर ही आएगा एलसीएम, y माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर ही होगा, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी है 3/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास माइनस सी स्क्वेयर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब था, तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब एक चीज़ देखना, ये जो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर है, इसकी जगह मैं सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, ये मैंने पहले भी किया था, यहाँ पे भी मैंने आपको करके दिखाया था, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर जो था, ये वाली जो टर्म थी, इसकी जगह हमने सी स्क्वायर लिख दिया था, ठीक है, क्वेश्चन में ही हमें वैल्यू गिवन थी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो इस पूरे की जगह सी स्क्वायर आ जाएगा। तो लिखते हैं भाई यहाँ पे देखो, ये हो गया सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी होगी 3/2 और डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा y माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, इस तरीके से। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना कि भाई ये जो सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर, इसके ऊपर पावर थी 3/2, तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर पे पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसे ही ये जो y माइनस बी का होल स्क्वायर था, y माइनस बी का होल स्क्वायर था, इसके साथ भी पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2, ठीक है, पावर पे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल होगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब था, तो वो तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये टर्म आएगी, ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास आ गई इस तरीके से। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, तो भाई यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये जो सी स्क्वेयर था, सी स्क्वेयर इंटू 3/2 किया था ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो सी क्यूब आ गया, सी क्यूब आ गया यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे y माइनस बी का होल स्क्वेयर इंटू 3/2 था, तो यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, y माइनस बी का क्या आ गया, होल क्यूब आ गया, y माइनस बी का भी, ये भी होल क्यूब बन गया, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे माइनस सी स्क्वेयर एज इट इज़ आ गया, और डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब एज इट इज़ आ गया। अब ये y माइनस बी के होल क्यूब से y माइनस बी का होल क्यूब तो कैंसिल हो गया, और ये सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ये माइनस बचा एक तो, और यहाँ पे c बचा माइनस सी, तो यही हमारा आंसर आ गया। तो भाई हमने प्रूव कर दिया कि ये जो टर्म थी इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आया वो एक कांस्टेंट है एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, हेंस दिस टर्म इज अ कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो हम यहाँ पे एंड में लिख देंगे hence the given term is a constant and independent from A and B,
भाई ये कांस्टेंट थी और इंडिपेंडेंट टर्म थी, ये ए और बी इसमें नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से भाई इसका आंसर होगा। ये था हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 था, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको भी अच्छे से करना। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिया गया है कि इफ़ cos y इक्वल्स टू x इंटू कॉस ए प्लस वाई, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है वो ये आएगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमें ला के दिखानी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान से देखना, ये जो dy बाई डी एक्स आ रहा है ना, ये जो वैल्यू आ रही है इसमें कहीं पे भी x नहीं दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखना ये बात। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये जो है ये इन टर्म्स ऑफ y अलोन है, ठीक है। ये जो dy बाई डी एक्स मेरा निकला, dy बाई डी एक्स, ये इन टर्म्स ऑफ y अलोन है, ठीक है। ये y की टर्म्स में, देखो y की टर्म्स में ना, a तो कांस्टेंट है, a से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो वेरिएबल के तौर पे यहाँ पे सिर्फ y ही है हमारे पास, ठीक है। x है ही नहीं यहाँ पे। और आपको अच्छे से याद होगा, ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जहाँ पे हमें इन टर्म्स ऑफ y अलोन आंसर निकालना था। तो मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस में एक चीज़ बताई थी कि भाई अगर आपको y टर्म्स में आंसर निकालना है ना, तो x को आप क्या कर लेना, लेफ्ट हैंड साइड पे रख लेना, और y वाली टर्म्स सारी राइट हैंड साइड पे ले जाना। तो ये जो क्वेश्चन हमें गिवन था, एक बार इसको नोट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, और क्वेश्चन हमें गिवन था cos y इक्वल्स टू x cos a प्लस वाई। अब एक चीज़ देखना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos y डिवाइडेड बाई cos a प्लस वाई इक्वल्स टू x, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। मैंने क्या किया, ये वाला cos a प्लस वाई उधर जाके डिवाइड कर दिया, बस यही तो किया मैंने। और अब मैं एक काम करूँगा, मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं x को इधर लिख लूँगा लेफ्ट हैंड साइड में, और ये वाली जो टर्म्स हैं इनको मैं राइट हैंड साइड में लिख लूँगा, क्योंकि मुझे ऐसे थोड़ा ईजी लगता है भाई, तो ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब एक बात समझना, मैंने आपको बताया था जब भी आपको इन टर्म्स ऑफ y जो है आंसर निकालना होगा, ऐसा बोला जाएगा क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है भाई, आपको x वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे रख लेना है, y वाली सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाना है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ तो कर दी। अब क्या करना है, अब भाई डेरिवेटिव करना है आपको, और डेरिवेटिव आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू y। अभी तक हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते थे ना, dy बाई डी एक्स निकालते थे, डेरिवेटिव ऑफ y करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, dx बाई dy, ठीक है। तो ये चीज़ कोई नई नहीं है, हमने पहले भी कर रखी है, ठीक है। पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था हमारे सामने, तो कोई न्यू चीज़ नहीं है ये। तो डेरिवेटिव ऑफ x करेंगे dx अपॉन dy। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx बाई dy, क्योंकि यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो होगा क्या भाई, नॉर्मल सी बात है, p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर a प्लस वाई आ जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। डिनोमिनेटर ऊपर एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे कॉस a प्लस वाई, और मल्टीप्लीकेशन में न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव मतलब कॉस y का डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज आएगा, मतलब कॉस y एज इट इज आएगा, और डिनोमिनेटर का यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस a प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से टर्म्स आएंगी, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब तो करते हैं भाई डी एक्स बाई डी वाई, सॉरी, ठीक है, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे ये कॉस a प्लस वाई एज इट इज आ गया, कॉस y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस साइन y। तो यहाँ पे मैं माइनस आगे लगा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं साइन y, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं भाई, तो 1 ही होगा ना, ध्यान रखना इस बात को। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1 ही तो होगा, तो यहाँ पे गलती मत कर देना। आगे देखो भाई, ये माइनस एज इट इज रहेगा, और ये कॉस y भी एज इट इज रहेगा, कॉस y में भी कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे। अब ये जो कॉस a प्लस वाई है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस x, ये पूरा x है भाई, कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। तो माइनस जो है मैं आगे ले आऊँगा यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने, माइनस साइन, और x जो था वो वैसे का वैसे ही, मतलब a प्लस वाई पूरा का पूरा एज इट इज आ गया। अब a प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन करूँगा, a प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन, तो भाई a प्लस वाई का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 ही तो आएगा, तो भाई वो लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है।
डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, डिनोमिनेटर में जो कॉस स्क्वेयर ए प्लस वाई था वो एज इट इज रहेगा, कॉस स्क्वेयर ए प्लस वाई एज इट इज आ गया। आगे देखते हैं भाई, यहाँ पे dx बाय dy इक्वल्स टू, अब एक काम करते हैं, ये वाली टर्म्स है ना पॉजिटिव है तो मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, देखो ये वाली टर्म्स पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन a प्लस वाई, ठीक है, ये वाली टर्म मैंने यहाँ पे लिखी साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई, और ये वाली टर्म नेगेटिव है इसको पीछे लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा कॉस a प्लस वाई साइन वाई, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाली टर्म्स पॉजिटिव वाली टर्म्स थी, प्लस का साइन था इनके साथ तो इनको आगे लिख दिया, और ये वाली टर्म्स जो थी ये नेगेटिव वाली थी इनको पीछे लिख दिया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कॉस स्क्वेयर ए प्लस वाई एज इट इज आ गया। अब एक चीज़ देखना है, जो न्यूमरेटर है यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। भाई हमने ये चीज़ पढ़ रखी है ऑलरेडी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a जो है वो a प्लस वाई है और b क्या है y, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, साइन a प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है, साइन a की जगह ये पूरी टर्म आएगी, b की जगह ये वाली टर्म आएगी, तो ये इस तरीके से बनेगा साइन a का मतलब a प्लस वाई और b का मतलब y माइनस फिर a का मतलब a प्लस वाई और b का मतलब y। तो देखो क्या ये मैच नहीं कर रहा पूरा न्यूमरेटर से, ये जो पूरी टर्म है ये न्यूमरेटर ही तो है, देखो तो इस पूरी टर्म की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ, भाई ऑब्वियस सी बात है लिख सकते हैं। तो लिखते हैं भाई यहाँ पे dx बाय dy इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन a प्लस वाई माइनस वाई। अब भाई y पॉजिटिव और y नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं, वहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई एज इट इज रहेगा। अब dx बाय dy इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, साइन a अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब इससे ज़्यादा और तो मैं भाई इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगा और कोई फॉर्मूलाज यहाँ पे अप्लाई होंगे नहीं, और मुझे निकालना क्या था dy बाई डी एक्स, तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, मैं dy ऊपर लिख दूंगा dx नीचे लिख दूंगा, तो dy बाई डी एक्स, तो नीचे वाली टर्म्स ऊपर चली जाएंगी, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर आ गया और ऊपर वाली टर्म्स नीचे आ जाएंगी, तो साइन ए नीचे आ गया। अब एक चीज़ देखना, यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था, देखो यही तो लेके आना था आंसर, ठीक है, तो ये आ गया आंसर हमारा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा इजी था बट इंपॉर्टेंट था, पेपर में ये आ सकता था, ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, वो आपका होमवर्क रहेगा, इजी क्वेश्चन है बहुत, ठीक है, इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चंस अगर मैं होमवर्क देता हूँ तो इसलिए होमवर्क देता हूँ कि मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ मैं, जो मुझे लगेगा कि आप होमवर्क कर सकते हैं, अदरवाइज मैं क्लास में ही करवा के दे दूंगा, ठीक है। फिर भी अगर डाउट आता है किसी बच्चे का तो वो मैं जो है नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूँगा, बट उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा ना, बच्चे डाउट बताते ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा, ठीक है, डाउट बताओगे तो पता चलेगा, नहीं तो मुझे भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता तो बताना है। वैसे अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका होमवर्क रहेगा, और जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसको भी भाई ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, ये आपका जब 5.1 हो जाएगी ना, 5.1 कॉन्टिन्यूटी वाली जो आपकी एक्सरसाइज है, कॉन्टिन्यूटी वाली एक्सरसाइज, जब ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी ना आपकी 5.1, तब मैं आपको 18th क्वेश्चन भी करा के दूंगा, ठीक है। अभी 18th क्वेश्चन पे पेंडिंग लिख लेना, 17th होमवर्क दे रहा हूं मैं, 18th पेंडिंग है, ये मैं ही करवा के दूंगा, ये आपसे अभी नहीं होगा, ठीक है। ये मैं कब करवाऊंगा, जब 5.1 हो जाएगी, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूटी के कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए मुझे 5.1 करवानी पड़ेगी ना पहले, तो अभी के लिए 17th होमवर्क, 18th पेंडिंग, आप नोट कर लेना। आगे देखो जी, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे हमें कहा गया कि यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल्स टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें डेरिवेटिव करना है, डी माने डेरिवेटिव, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, किस चीज़ का, एक्स की पावर n का। तो ये तो आपको पहले से पता है ना कि एक्स की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये होता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये तो हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है ना।
लेकिन यहाँ पे ना हमें क्या कहा गया, हमें ये कहा गया कि आप मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करो और इस फॉर्मूला को ना प्रूफ करो। हमें बोला गया कि प्रूफ दैट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज दिस, मतलब जब मैं x की पावर n का डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x की पावर n इज दिस, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है अब यहाँ पे। और यहाँ पे कहा गया कि n क्या है, n माने ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, n में सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कहा गया। तो भाई मैथमेटिकल इंडक्शन मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी बच्चे को थोड़ा थोड़ा याद होगा इस टाइम पे, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ याद दिलाने का, ठीक है। अगर किसी बच्चे को थोड़ा थोड़ा सा याद है तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हम क्या करते थे। यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और स्टेप नंबर 1 यहाँ पे ये था हमारा कि जो भी हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना होता था, जो फंक्शन हमें गिवन होता था उसको हम लेट कर लेते थे Pn, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट Pn इक्वल्स टू जो फंक्शन गिवन था, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x की पावर n इक्वल्स टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये हमारा फंक्शन है, इसको मैंने Pn लेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, Pn लेट कर लिया। अगली बात यहाँ पे हमें क्या करना था, स्टेप 2 हमारा क्या था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पुट करता था n इक्वल्स टू 1, ठीक है। हम देखते थे कि भाई ये जो फंक्शन है ये n इक्वल्स टू 1 पे ट्रू है कि नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 मैं पुट करूँगा यहाँ पे, तो देखते हैं भाई P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 को मैं x लिख सकता हूँ ना, x की पावर 1, n की जगह 1 पुट करूँगा तो x की पावर 1, तो x ही लिख दूंगा मैं उसको, इक्वल्स टू यहाँ पे भी n की जगह 1 पुट करूँगा तो लिख नहीं रहा मैं यहाँ पे, ठीक है, समझ जाना है, n की जगह 1 पुट करूँगा तो x की पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 माने 0। तो किसी भी वेरिएबल की पावर जब 0 होती है तो उसको क्या माना जाता है, इसको 1 माना जाता है, ठीक है। तो मतलब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होगा, तो भाई किसी भी वेरिएबल की पावर जब 0 होती है तो उसको क्या माना जाता है, 1। तो ध्यान से देखना भाई यहाँ पे जब मैंने P1 पुट किया, मतलब मैंने n की जगह जब 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आया, d बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल्स टू 1। मुझे बताओ क्या ये बात सही है, क्या जब मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x करूंगा तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, 1 होता है ना, तो यही तो मेरे सामने आया निकल करके। तो मैं लिख सकता हूं hence Pn is true, hence Pn is true for n equals to 1। तो भाई Pn जो है वो ट्रू है जब n की वैल्यू में 1 पुट करता हूं, ठीक है। तो ये बात आपको यहां तक समझ में आ रही होगी। तो इतना काम हम करते थे पहले, स्टेप 1 में मैंने Pn लेट किया, जो भी मुझे टर्म गिवन थी, स्टेप 2 में मैंने n की जगह 1 सब्सटीट्यूट करा और मैंने देखा कि क्या जो गिवन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है तो मैंने लिख दिया कि भाई Pn इज ट्रू व्हेन n इक्वल्स टू 1। जब n की वैल्यू मैंने 1 सब्सटीट्यूट करी तो भाई जो मेरा Pn है वो सेटिस्फाई हो गया। आगे देखते हैं भाई स्टेप 3 में हम क्या करते थे। स्टेप 3 में हम लिखते थे यहाँ पे एक स्टेटमेंट, हम लिखते थे एज्यूम फॉर n इक्वल्स टू k वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स pk इज ट्रू। मतलब अब हम ये शो करेंगे कि pk जो है वो भी ट्रू है। तो मतलब मैं क्या करने वाला था, मैं n की जगह k सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ, सिंपल सीधी बात है। ये जो इक्वेशन थी ना ये वाली, इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ k आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, मतलब यहाँ पे ये Pn था तो pk हो जाएगा, n की जगह k पुट कर दिया, इक्वल्स टू ये d बाई डी एक्स एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे x की पावर n थी तो k हो जाएगी, और इक्वल्स टू यहाँ पे n की जगह k हो जाएगा, x की पावर k माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। जहाँ जहाँ यहाँ इस इक्वेशन में n था वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, k लिख दिया, ठीक है, वहाँ पे मैंने k सब्सटीट्यूट कर दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते थे, वी शैल नाउ प्रूव दैट pk plus 1 is also true, pk plus 1 is ऑल्सो ट्रू। और यहाँ पे अब हम क्या करते थे, यहाँ पे स्टेप में हम क्या करेंगे कि भाई जहाँ जहाँ पे हमारे पास n था वहाँ पे k प्लस 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे n था, k प्लस 1 आ गया, इक्वल्स टू ऐसे अपोजिट साइड में भी d बाई डी एक्स, एक्स की पावर k प्लस 1 हो गया यहाँ पे, और इक्वल्स टू यहाँ पे k
इन के प्लस वन होगा, सॉरी के प्लस वन इंटू एक्स की पावर के प्लस वन माइनस वन, तो यहाँ पे ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे इस तरीके से आएगा पी के प्लस वन इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स की पावर के प्लस वन इक्वल्स टू के प्लस वन इंटू एक्स की पावर के, ठीक है। ये चीज़ है। अब हमें ये प्रूफ करना है भाई, ये जो टर्म हमारे पास है हमें ये प्रूफ करनी है, ठीक है। मतलब मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ सॉल्व करके राइट हैंड साइड वाला आंसर लेके आना होता था। मतलब ये वाली साइड मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी और ये आंसर लेके आना है। अगर मैं ये ले आता हूँ आंसर तो मतलब मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं भाई, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स की पावर के प्लस वन। मुझे यहाँ पे ये चीज़ करनी है, ठीक है। मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स की पावर के प्लस वन का, और जो आंसर आना चाहिए वो ये वाला आना चाहिए, राइट हैंड साइड वाला आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं भाई राइट हैंड साइड वाला आंसर आता है कि नहीं आता। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे जब मैं एक्स की पावर के प्लस वन का डेरिवेटिव करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मुझे डेरिवेटिव करना है ना, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव करना है इस वाली टर्म का। तो डेरिवेटिव कैसे होगा? अब यहाँ पे कई बच्चे बोलेंगे एक्स की पावर एन वाला जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला था ये अप्लाई कर दो। तो भाई ये नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई ये तो हमें प्रूफ करना है ना, तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे डी वाई डी एक्स और यहाँ पे एक्स की पावर के एज इट इज़ और इनटू एक्स। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? भाई ये जो पावर थी मैंने उसको ब्रेक कर दिया। जब बेस सेम होता है तभी तो पावर ऐड होती है ना। तो ये x की पावर 1 था, बेस सेम था, तभी तो ये x की पावर k प्लस 1 आया हुआ था यहाँ पे। तो मैंने इसको ब्रेक करके ऐसे तोड़ के लिख दिया ऐसे, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ। दो अलग अलग टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो भाई अब डिफरेंशिएशन करते हैं। जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये डी बाई डी एक्स हट जाएगा, डेरिवेटिव कर दूंगा जब मैं तो डेरिवेटिव करते हैं। तो देखो ध्यान से, तो डेरिवेटिव जब करेंगे तो क्या होगा, पहली वाली टर्म एज इट इज़, पहली वाली टर्म एज इट इज, दूसरी वाली टर्म का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये डेरिवेटिव का साइन मैं इस तरीके से डाल रहा हूँ। हालांकि मैं एक्स डैश भी लिख सकता था, बट क्योंकि क्वेश्चन में इस तरीके का साइन यूज किया गया था तो मैं यही साइन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस यहाँ पे सेकेंड टर्म एज इट इज, मतलब एक्स एज इट इज और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखना ध्यान से भाई, यहाँ पे क्या होगा, ये x की पावर k तो एज इट इज आ गया, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, प्लस एज इट इज आ गया, ये वाला x भी एज इट इज आ गया। अब x की पावर k का डेरिवेटिव, अब भाई यहाँ पे ना मैं x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। जब मैं इस वाली टर्म को जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा था तो मैंने बोला था x की पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, बट यहाँ पे अब मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर चुका हूँ ना, तो अब मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो x की पावर k का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो ध्यान से, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता था, मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिखेंगे n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई इस तरीके से, तो इस तरीके से ये टर्म्स आ गई यहाँ पे। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे ये तो हो गया x की पावर k इंटू 1, एक्स की पावर k ही रहेगा, ये वाला प्लस एज इट इज़ आ गया। मैं इस k को यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, इस k को मैंने आगे लिख दिया, और ये देखो बेस सेम है, x की पावर 1 और x की पावर k माइनस 1, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर k माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा ना, ये वाला 1 ऐड हो गया, ठीक है। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, x की पावर k प्लस k इंटू एक्स की पावर k, ठीक है, ये आ गया। अब x की पावर k कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस k, और मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे x की पावर k जो हमने कॉमन लिया वो आ गया यहाँ पे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये यही टर्म है जो हमें प्रूफ करनी थी? मैं आगे पीछे लिखा हुआ है, इसको मैं k को आगे लिख देता हूँ, 1 को पीछे लिख देता हूँ, तो सेम टर्म ही तो है, देखो एकदम, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड आ गई, हैंस LHS इक्वल्स टू RHS, प्रूफ हो गया, ठीक है, खत्म। तो भाई इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ पे अप्लाई हुआ है। अब हो सकता है काफ़ी सारे बच्चों को ना याद हो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे करते थे, तो मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। आप प्रैक्टिस करना, आपको दोबारा से याद आने लग जाएगा, ठीक है। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे नहीं जाते, बट फिर भी बुक का एक क्वेश्चन है तो बुक का क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। बुक के क्वेश्चंस तो आपको जो है अच्छे से आने ही चाहिए, तो इसीलिए इसको अच्छे से करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, यहाँ पे हमें कहा गया कि यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइंस। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया गया। मैं एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूँ। पहले सबसे पहली बात, कोसाइन का मतलब होता है कॉस। कोसाइन का मतलब क्या होता है? कॉस होता है। और सम फॉर्मूला क्या होता है? सम फॉर्मूला मतलब इस तरीके से जो फॉर्मूलेज हमें दिए जाते थे, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ठीक है, टेन ए प्लस बी, तो ये सम फॉर्मूलाज होते हैं। इसका मतलब कॉस का सम फॉर्मूला क्या होगा? कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। तो वो कह रहा है ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन, मतलब कॉस का सम फॉर्मूला आप ऑब्टेन करके दो। मतलब कॉस ए प्लस बी क्या होगा, ये चीज वो पूछ रहा है हमसे। ठीक है, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है हमसे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। और वो कह रहा है ये बताने के लिए आप क्या करो, यूज करो इस वाले फॉर्मूले को और डिफरेंशिएशन को, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू दिस एंड द डिफरेंशिएशन। वो कह रहा है इस फैक्ट को यूज करो और डिफरेंशिएशन को यूज करो और ये चीज निकाल के बताओ, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू निकाल के बताओ इन दो चीजों को यूज करके। क्या क्या दो चीजें? एक तो ये वाला फॉर्मूला और दूसरी डिफरेंशिएशन। तो करते हैं भाई यहां पे देखो सॉल्यूशन। तो दो चीजों को यूज करना है। सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को यूज करने की बात चल रही है, तो यहां पे फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू, हमें गिवन है साइन ए कॉस बी और ये हमें याद भी होगा, और प्लस यहां पे कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में गिवन है। और वो कह रहा है इस फॉर्मूले के साथ साथ डिफरेंशिएशन का यूज करो और ये चीज निकाल के बताओ। तो डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, काम करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट दिस फॉर्मूला, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स करना पड़ेगा ना, उसके लिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरा फॉर्मूला डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन ए प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स, ये पूरा एक्स है भाई, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस थीटा। भाई ध्यान देना, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। अब एक चीज ध्यान देना, ये जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, सम फॉर्मूलाज, यहाँ पे ये जो ए और बी होते हैं ना, ये वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स नहीं होते। इस बात का ध्यान रखना, ये वेरिएबल होते हैं भाई, कांस्टेंट नहीं होते। इसका मतलब यहाँ पे जब मैंने साइन थीटा का डेरिवेटिव किया तो वो कॉस थीटा आया। अब थीटा का डेरिवेटिव भी तो करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई में, मतलब ये ए प्लस बी का डेरिवेटिव भी तो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में मुझे, तो भाई ये भी करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, डेरिवेटिव कैसे होगा यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं डेरिवेटिव लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी, मैं ऐसे करके लिख देता हूँ इसको। आप चाहे तो ए प्लस बी के ऊपर डैश भी लगा सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है ना। चाहे मैं डी बाई डी एक्स लिखूँ, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ दिस फंक्शन, ये भी आपको पढ़ना आना चाहिए, इसलिए मैं इस तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ एक दो क्वेश्चन में आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो आपको समझ में आ गई, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और थीटा मतलब ए प्लस बी का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ थीटा। ठीक है, ये भी हमने लिख दिया, इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई है, राइट हैंड साइड में ये जो टर्म्स है ये मल्टीप्लाई में है, ऐसे ही ये वाली टर्म्स भी मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, इन दोनों में भी आपस में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये प्रोडक्ट रूल से सॉल्व होंगी। तो पहले इस वाली टर्म पे फोकस करेंगे, देखो ध्यान से, इस वाली, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, तो कॉस बी का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन बी, तो माइनस में आगे लगा देता हूं, यहाँ पे माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पे, और ये साइन बी आ गया, साइन बी, तो साइन ए एज इट इज आ गया, और कॉस बी का डेरिवेटिव माइनस साइन बी हो गया। बी का डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आ गई हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ बी आ गया। ठीक है, ऐसे ही फिर प्लस का साइन आएगा, ठीक है, पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, प्लस दूसरे वाला एज इट इज, मतलब कॉस बी अब एज इट इज रहेगा, और पहले वाले का डेरिवेटिव मतलब साइन ए का डेरिवेटिव। साइन ए का डेरिवेटिव क्या होगा? तो भाई साइन ए का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस ए आ जाएगा, और ए का डेरिवेटिव तो भाई डी बाई डी एक्स ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, ए का डेरिवेटिव आ गया। तो ये इस वाली टर्म पे मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। दोबारा से एक बार देख लो, पहली वाली टर्म एज इट इज, दूसरे वाली टर्म का डेरिवेटिव मैंने किया, तो कॉस बी का डेरिवेटिव साइन बी हो गया, माइनस साइन बी, माइनस मैंने आगे लगा दिया यहाँ पे, और बी का डेरिवेटिव ये रहा भाई डी बाई डी एक्स ऑफ बी। ठीक है, डेरिवेटिव हो गया बी का, फिर प्लस दूसरे वाली टर्म एज इट इज, पहले वाली टर्म का डेरिवेटिव, तो साइन ए का डेरिवेटिव कॉस ए हो गया, ए का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ ए। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे अब इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, तो भाई बीच में प्लस का साइन है, मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा देता हूँ ऐसे, और डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, तो साइन बी का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस बी, और बी का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ
बी, उसके बाद प्लस का साइन आता है, ठीक है, प्लस का साइन आता है, और फिर क्या होता है भाई सेकंड टर्म एज इट इज, मतलब साइन बी एज इट इज, और कॉस ए का डेरिवेटिव, कॉस ए का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन ए, तो माइनस साइन ए, तो माइनस यहां पे लगा देते हैं आगे, और यहां पे आ गया साइन ए, और ए का डेरिवेटिव क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए। तो भाई इस वाली टर्म पे भी प्रोडक्ट रूल लगा दिया, दोबारा देख लो, पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, और जब दूसरे वाले का डेरिवेटिव किया तो बी का डेरिवेटिव भी करना है, भूल मत जाना, फिर प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन लगाया था मैंने, वो तो बाद में माइनस हो गया, ठीक है, प्लस का साइन, फिर दूसरे वाला जो था वो एज इट इज पहले वाले का डेरिवेटिव, और जब पहले वाले का डेरिवेटिव किया तो भाई वो माइनस में आ रहा था इसलिए माइनस हो गया यहाँ पे, वैसे प्लस था लेकिन जब मैंने कॉस ए का डेरिवेटिव किया तो वो माइनस साइन ए आया, तो माइनस यहाँ पे लगा दिया मैंने, ये साइन ए आ गया, और ए का डेरिवेटिव ये रहा भाई डी बाई डी एक्स ऑफ ए, ठीक है। ये टर्म्स हमारे पास इस तरीके से आ जाएंगी। अब देखते हैं भाई आगे क्या कर सकते हैं, आगे क्या होगा। तो सबसे पहले तो भाई नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे कॉस ए प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी, ये एज इट इज रहेगा, इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किया अभी तक, इसमें मैंने कोई भी चेंजेस अभी तक नहीं किए हैं। तो अब क्या करना है भाई, आगे क्या करना है, आगे देखते हैं क्या करना है। तो एक चीज देखना, यहां पे हमारे पास साइन ए प्लस बी है यहां पे, और यहां पे भी साइन ए प्लस बी है, आगे पीछे लिखा है मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिखूंगा। ऐसे ही यहां पे कॉस ए कॉस बी है, यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी था, यहाँ पे भी साइन ए इंटू साइन बी था, तो इन दोनों को एक साथ लिख दूंगा। यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी है, और यहाँ पे भी कॉस ए इंटू कॉस बी है, तो इन दोनों को एक साथ लिख दूंगा। तो पहले इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को लिखते हैं एक साथ। देखो यहाँ पे माइनस था ना, तो माइनस साइन ए साइन बी डी बाई डी एक्स ऑफ बी, और ये वाली टर्म भी लिख देते हैं माइनस साइन ए साइन बी डी बाई डी एक्स ऑफ ए, ठीक है। ये वाली और ये वाली टर्म लिख दी मैंने एक साथ। अब ऐसे ही ये वाली और ये वाली टर्म लिखूंगा, तो लिखते हैं भाई ये वाली टर्म लिखते हैं पहले, यहाँ पे प्लस कॉस ए कॉस बी, ये वाली टर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए, और फिर ये वाली टर्म प्लस कॉस ए कॉस बी डी बाई डी एक्स ऑफ बी। अब देखो ये दोनों टर्म में से माइनस साइन ए साइन बी कॉमन आ रहा है, माइनस साइन ए साइन बी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ कॉस ए प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी, ये तो एज इट इज आ गया यहाँ पे, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है उसको पहले कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो कॉमन क्या आ गया हमारे पास, माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉमन आ गया। तो अब अंदर क्या बचा, यहाँ पे अंदर क्या बचा, तो भाई अंदर हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ ए और डी बाई डी एक्स ऑफ बी, सिर्फ यही तो बचा। मैंने माइनस साइन ए साइन बी यहाँ से भी बाहर ले लिया, यहाँ से भी बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, ठीक है। आप आगे पीछे भी लिख सकते थे, प्लस में ही तो है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ बी आगे लिख सकते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पीछे लिख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों टर्म्स में भी कॉस ए कॉस बी कॉमन आ रहा है, तो बाहर ले लेते हैं। तो प्लस कॉस ए कॉस बी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, तो ये हमारे पास अंदर बच गया यहाँ पे ऐसे, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। अब ये वाली पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन ले लेंगे। तो देखो ध्यान से, कॉस ए प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा, मैं भाई कॉमन ले रहा हूं, कॉमन क्या ले रहा हूं, ये वाली पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म में से डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी कॉमन आ रहा है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखना, ये नेगेटिव टर्म है, इसको बाद में लिख दूंगा, ये पॉजिटिव है, कॉस ए कॉस बी, और अब नेगेटिव लिखते हैं माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया, मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी इस वाली पूरी टर्म में से भी कॉमन ले लिया, और इस वाली, इन दोनों टर्म्स में से मतलब मैंने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो मेरे पास ये बच गया अंदर। अब आगे देखते हैं भाई, आगे देखना लेफ्ट हैंड साइड में, देखो अब मैं क्या करूंगा, कॉस ए प्लस बी तो एज इट इज
कॉस ए प्लस बी तो एज इट इज, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ ए प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ ए प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बी। मतलब ऐसे देखो ध्यान से मल्टीप्लाई में लिखेंगे, मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ ए और बीच में प्लस था, फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बी। तो मतलब ऐसे करके लिख दिया, ये वाली जो चीज थी उसको मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब ये डी बाई डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सीधी सी बात है और ज्यादा कुछ नहीं किया। इक्वल्स टू में जो था वो वैसे का वैसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, और बाकी सारी टर्म्स भी एज इट इज रहेंगी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब एक चीज देखना, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, सेम थी, तो बचा क्या क्या, तो यहां पे बचा कॉस ए प्लस बी और इक्वल्स टू में क्या बचा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये बचा। तो भाई ये हमने प्रूफ कर दिया, हमने कोसाइन का सम फॉर्मूला निकाल के दिखा दिया। हमने क्या यूज किया, हमने ये जो फैक्ट था ये यूज किया और डिफरेंशिएशन यूज किया और हमने कोसाइन का सम फॉर्मूला निकाल के बता दिया। तो यही तो क्वेश्चन में मांगा गया था। तो यहाँ पे बस आपको ना कैलकुलेशन में ध्यान देना है, कैलकुलेशन में ही गलती होगी अगर होगी तो, ठीक है। अगर आप डिफरेंशिएशन में गलती करेंगे, प्लस माइनस में मिस्टेक करेंगे, ठीक है, तो ही गलती होगी, अदरवाइज इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21, ये वाला क्वेश्चन भी 5.1 से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे भी ना कॉन्टिन्यूटी का यूज होगा, कॉन्टिन्यूटी का यूज होगा यहाँ पे भी। तो ये क्वेश्चन भी मैं 5.1 के साथ ही आपको करवा के दूंगा, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लेना, ये होमवर्क भी नहीं है अभी और ये मैं करवा के दूंगा बाद में, ठीक है। तो 21 वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको बाद में करना है, ये अभी नहीं करना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करना, एक तो ये नहीं करना और एक मैंने कौन सा बताया था अभी, 18th क्वेश्चन भी मैंने बोला था ना, ये भी नहीं करना। 17th मैंने अब तक होमवर्क दिया हुआ है, ठीक है, 17th वाला होमवर्क दिया हुआ है, तो ये होमवर्क में करना है 17th वाला, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें बताया गया कि इफ y इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट, y एक डिटर्मिनेंट है, हमें डिटर्मिनेंट दिया गया, यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स हैं बहुत सारे उसके अंदर। तो y इज इक्वल्स टू अ डिटर्मिनेंट, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज दिस। मतलब जब मैं इस डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव करूंगा तो ये आएगा, मुझे ये चीज प्रूव करनी है। अब तक हमने ये सीखा ही नहीं है कि भाई डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव कैसे होता है, डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव करना हमें आता ही नहीं है। तो भाई इस क्वेश्चन में यही चीज हमें सीखनी है कि डिटर्मिनेंट्स का डेरिवेटिव कैसे होता है। तो देखो भाई, सॉल्यूशन देखना, हमें y की वैल्यू क्या दी गई है, y जो है वो एक डिटर्मिनेंट है और इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, fx gx hx, ये हमारी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स थे। उसके बाद l m n है, उसके बाद a b c है, ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं इस डिटर्मिनेंट के। और हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, मुझे इस डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में y है, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे फंक्शन x है देखो अंदर। तो करते हैं भाई, देखो ध्यान से, जब भी मैं किसी डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव करूंगा, जब मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा यहाँ पे, तो होगा क्या, मैं डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव जो करूंगा ना वो ऐसे करूंगा कि पहले मैं फर्स्ट रो का डेरिवेटिव करूंगा। देखो ध्यान से, मतलब यहाँ पे f डैश x आ जाएगा, यहाँ पे g डैश x आ जाएगा और यहाँ पे h डैश x आ जाएगा। मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का डेरिवेटिव किया, सेकंड रो को मैं छेड़ूंगा भी नहीं, थर्ड रो को मैं छेड़ूंगा भी नहीं, ठीक है, इस तरीके से। फिर मैं प्लस का साइन लगाता हूँ, प्लस का साइन लगा के मैं फिर दोबारा इस डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव करूंगा, लेकिन इस बार मैं फर्स्ट रो को नहीं छेड़ूंगा। फर्स्ट रो जो थी वो मेरी एज इट इज रहेगी, fx gx और hx जो भी था मेरे पास वो वैसे का वैसे ही रहेगा। और इस बार मैं सेकंड रो के एलिमेंट्स का डेरिवेटिव करूंगा, तो मतलब मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एल निकालूंगा। तो एल तो भाई एक हमारा कांस्टेंट है ना, तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, एम का भी डेरिवेटिव 0 होगा, एन का भी डेरिवेटिव 0 होगा, और फिर लास्ट जो रो है उसके एलिमेंट्स भी एज इट इज रहेंगे इस तरीके से। और फिर दोबारा मैं क्या करूंगा, फिर मैं प्लस का साइन लगाऊंगा और फिर मैं दोबारा से जो है इस डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव करूंगा, लेकिन इस बार मैं थर्ड रो का डेरिवेटिव करूंगा। मतलब फर्स्ट रो भी एज इट इज रहेगी जो क्वेश्चन में गिवन थी, सेकंड रो भी जो क्वेश्चन में गिवन थी उसी की तरीके से एज इट इज लिखूंगा मैं, एल एम और एन। अब थर्ड रो के एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी, तो ए का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, बी का भी 0, सी का भी 0, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखना, ये वाला जो डिटर्मिनेंट आ रहा है ना,
इसमें पूरी रो ही जीरो है। मैंने बताया था इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। ये चीज हमने पढ़ रखी है ना, तो मतलब इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। ऐसे ही यहां पे भी थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो गई, जीरो हो गई ना। तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, देखना ध्यान से, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, यहाँ पे एल एम एन और यहाँ पे ए बी सी, और प्लस जीरो जीरो आएगा ना, प्लस जीरो, तो अल्टीमेटली मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली तो भाई यही आंसर आ जाएगा, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन और ए बी सी। ठीक है, ये हमारा, और यही हमें प्रूव करना था। देखो उसने बोला था प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस, तो यही तो आ रहा है। ठीक है, तो आपको जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनका डेरिवेटिव करने का तरीका मैंने बता दिया भाई कैसे करना है। पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करना है, फिर प्लस सेकंड रो का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस थर्ड रो का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस तरीके से ऐसे चलेगा, सीरीज में चलेगा वो। ठीक है, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22, इजी क्वेश्चन था। बस यहाँ पे हमने एक न्यू बात सीखी कि डिटर्मिनेंट्स का डेरिवेटिव कैसे होता है। अब भाई जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो आपका होमवर्क है, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कर देंगे। अगर नहीं भी होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा, तभी मैं कवर करवा पाऊंगा। ज़्यादातर बच्चे डाउट पूछते ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है उनको डाउट आते ही नहीं है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है इस वजह से, बट अगर डाउट आता है तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, मैं करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका होमवर्क रहेगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 17 भी होमवर्क दिया था, और 2 क्वेश्चंस मैंने इस एक्सरसाइज में छुड़वा दिए, जो कि मैंने बताया था 5.1 से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं बाद में करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 21 थे वो। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। 5.1 जब हम करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे, इन 2 क्वेश्चंस को। ठीक है, तो 23 जो था और 17 जो था, ये दोनों आपके क्या होंगे, होमवर्क होंगे। प्लस जितने भी क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में करवाए हैं वो सारे के सारे होमवर्क हैं। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।